रहा है रजिस्टर्ड को भी। अच्छा ये जनरल ट्रक होंडा तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी है जो टायर बेचती है। डोनाल्ड ट्रम्प ये डोनाल्ड ट्रम्प कंपनी है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की कंपनी टायर होंडा वालों को दे रहे हैं, किया की जगह लेके होंडा, तो रजिस्टर्ड किया की जगह लेके तो रजिस्टर्ड होंडा। तो डोनाल्ड ट्रम्प वाले होंडा वालों को टायर सेल कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प वाले अनरजिस्टर्ड कोई भी उसको भी टायर बेच रहे हैं। Unregistered buyer and Donald Trump टायर हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रम्प वालों ने अनरजिस्टर्ड वाले को जो है टायर्स बेच दिए। उस पर ऊपर लिखा हुआ था ये बॉक्स में क्या सेक्शन 7 में अप्लाई होता है, डजंट अप्लाई होता है। अनरजिस्टर्ड पे डजंट अप्लाई मींस पेमेंट कैन बी मेड इन इनके साथ मींस पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, मींस पेमेंट कैन बी मेड इन कैश। अब नीचे ट्रांजैक्शन पढ़े, buyer paid cash and Donald Trump tire deposited cash in bank account। अनरजिस्टर्ड को टायर बेचे डोनाल्ड ट्रम्प वाले, उसने कैश दिया और डोनाल्ड ट्रम्प वाले ने क्या किया, अनरजिस्टर्ड वाले से कैश लेके अपने बैंक अकाउंट में लगा दिया। इनपुट इज अलाउड टू डोनाल्ड ट्रम्प टायर फॉर रबर यूज इन एयरपोर्ट। जो टायर बनाने के लिए रबर परचेज किया था उस पर आप डोनाल्ड ट्रम्प वाली कंपनी को इनपुट माइनस करने की इजाजत होगी। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड है ना, सिंपल है ये नहीं सिंपल। सेक्शन 7 किससे बना नहीं होता, अनरजिस्टर्ड पेमेंट किसने कर दी। अब सप्लायर ने वो कैश जो है कहां डिपॉजिट करना है, अपने बैंक अकाउंट, उसको उसकी परचेज पर पैसे की इजाजत होगी। भाई डोनाल्ड ट्रम्प वाले ने सेल कर दिया होंडा वाले क्या थी रजिस्टर्ड, इस पे सेक्शन 7 की अप्लाई होता है, यानी कि पेमेंट किसने करनी है, क्रॉस चेक को, अदरवाइज इनपुट माइनस करने की इजाजत किसको नहीं होगी, इनपुट माइनस की इजाजत होंडा वाला को या डोनाल्ड ट्रम्प टायर वाला को। डोनाल्ड ट्रम्प टायर वाला को जब उन्होंने टायर के लिए रबर परचेज किया तो उस पर इनपुट की इजाजत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन डालो ऊपर पॉइंट नंबर 2 पढ़े, पॉइंट नंबर 2 पढ़े, द पेमेंट फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, यानी कि लेट्स सपोज होंडा वाले ने उधार परचेज करी, अभी भी पेमेंट करनी है, शुड बी मेड सर्कल करने विदिन 180 डेज। अगर किसी 6 महीने लिए 6 महीने इसलिए था, अगर किसी महीने का इनपुट क्लेम नहीं हुआ तो नेक्स्ट 6 महीनों में क्लेम हो सकता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, अगर आपने चीज खरीदी और उधार पे खरीदी तो अब आपने उसकी पेमेंट कितने दिन के अंदर करनी है, 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। कब से शुरू होगा 180 दिन, issuance of tax invoice। If condition is not fulfilled, buyer will not be entitled to claim input tax। buyer को quotation अपने 180 दिन। अब जरा चलिए सेक्शन 17 सुन ले दोबारा, आखिरी बार अगर आप कोई चीज खरीद रही हैं तो आप खरीदते वक्त आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। और अगर पेमेंट 50,000 से बढ़ रही है और यूटिलिटी बिल वाली भी नहीं है तो पेमेंट आपने बैंक अकाउंट या ऑनलाइन बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी है। और अगर उधार पर खरीद रहे हैं तो पेमेंट कितने दिन के अंदर करनी है, 180 दिन ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर इसमें से कोई भी, अच्छा इसके अलावा जो पेमेंट है वो बायर के बिजनेस बैंक अकाउंट से जाएगी सप्लायर के बिजनेस बैंक अकाउंट में, और दोनों बायर और सप्लायर ने अपने बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स डिक्लेयर किए हुए जिसको बोर्ड को, इसमें से कोई भी कंडीशन वायलेट कर दी तो बायर को परचेज पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। सप्लायर ने चीज बेची रजिस्टर्ड को, ये सारी बातें अप्लाई होगी। सप्लायर ने चीज बेची अनरजिस्टर्ड को तो सेक्शन 7 अप्लाई नहीं होगा, यानी अनरजिस्टर्ड वाले ने पेमेंट किस तरह कर दी, कैश में। अब सप्लायर क्या करेगा, उस कैश को अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएगा। हाँ अब समझे, अब इस बात को समझेगा। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि बात यह है कि आपको डिपॉजिट, आपके पास कैश आया, मैंने चीज बेची अनरजिस्टर्ड वाले को, अनरजिस्टर्ड वाले ने कैश दे दिया, मैंने कैश बैंक अकाउंट में जमा नहीं
73 अप्लाई नहीं होने लगी, पॉलिसी भी हो गई है। अब सजा बायर को अनरजिस्टर्ड वाले को नहीं दी जा रही, तो वैसे अनरजिस्टर्ड है। अब सजा उस टायर बेचने वाले को दी जा रही है कि उसने उस टायर जो बेचा है, उस टायर को बनाते वक्त रॉ मटेरियल खरीदा होगा, रबड़ खरीदा होगा, इससे टायर बनाया होगा, उस रबड़ की खरीद पर जो इनपुट बनता था उसको डिस्काउंट कर दिया। यानी जहां सेक्शन 73 अप्लाई होता है वहां सजा किस पर है? खरीदने वाले पर। जहां सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होता वहां सजा किस पर है? बेचने वाले पर। बेचने वाला इनपुट किस किस माइनस करता है भाई? उसने जो चीज बेची है उसको बनाने के लिए चीज खरीदी होगी, उस खरीद पर इनपुट माइनस करना है। घूम गए हमें ना तो भूती बातें करते हैं मगर तो इसको एक बात हमें समझा दी बस चीज बोलिए मेहनत भी होगी गेट कर सेक्शन 73 does apply, section 73 does not apply if you are making sale to a registered customer, then section 73 does apply. If you are making sale to an unregistered customer, section 73 does not apply. Let's talk about when does section 73 apply. section 73 अगर apply होता है तो उसमें क्या बात होगी? ट्रांजैक्शन की अमाउंट एक्सीड कर रही है ज्यादा से, बिल कौन सा नहीं है, अमाउंट कैसे पे करनी है, बैंक क्रॉस चेक से या फिर ऑनलाइन पेमेंट तरह से, अमाउंट बायर के बिजनेस बैंक अकाउंट से जाएगी सप्लायर के, दोनों बायर और सप्लायर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स किसके पास होनी चाहिए? बोर्ड के पास। और अगर उधार पे खरीदनी है तो पेमेंट कितने दिन में करनी है? 180 दिन ऑफ इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर ये सिस्टम की अप्लाई हो रहा है, रजिस्टर्ड कस्टमर है, अगर इसमें से कोई वायलेशन होगी तो रजिस्टर्ड कस्टमर इसने परचेज की थी, उसको उसकी परचेज पर इनपुट माइनस करने की इजाजत सजा किसको दी जाएगी? बायर। सजा किसको दी जाएगी? Supplier made sales to an unregistered customer. Section 73 does not apply. यानी unregistered customer can make payment in cash, but it is the duty of the buyer, so supplier, to deposit that cash into his business bank account. ये शर्त। अब हमने चीज बेची किसी unregistered customer को, उसने हमें 60,000 कैश दे दिया, मैंने वो 60,000 रुपए बैंक अकाउंट जमा करा दिया, मैंने शर्त पूरी कर ली। अब मैंने वो जो टायर बेचा था 60,000 रुपए का, उसके लिए जो रबड़ खरीदा था उस पर इनपुट माइनस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल की, उसने मुझे कैश दिया, मैंने कैश अपने बैंक अकाउंट जमा नहीं कराया, वायलेशन की है मैंने। अब इस वायलेशन की सजा क्या होगी? बेशक मैंने वो टायर बेचा उसको 60,000 रुपए का, लेकिन वो टायर जब बेचा तो मैं कहूँगा आउटपुट उसमें से जब माइनस करूँगा इनपुट, तो मैं कहूँगा ये टायर को बनाने के लिए मैंने रबड़ खरीदा था, उस रबड़ पर इनपुट माइनस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सजा किसको दी जा रही है? सप्लायर को। ये हम थोड़ा सा समझते हैं। एक मिनट अभी कहाँ से है? लॉस हो लॉस हो सप्लायर है किस चीज का? टायर्स का। यहाँ देखिए दो तरह के कस्टमर्स हैं, रजिस्टर्ड बायर, अनरजिस्टर्ड बायर। अब बताएं मुझे रजिस्टर्ड बायर की शर्तें क्या है? शर्तें लिखो। पहली शर्त क्या है? ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹50। नंबर 2 ट्रांजैक्शन अदर देन यूटिलिटी बिल्स। नंबर 3 पेमेंट या तो करनी है क्रॉस चेक से या फिर अदर
बैंकिंग चैनल से। और क्या शब्द हो सकती है इसमें? बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर से पेमेंट आ जाएगी बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। और क्या शर्त है? बैंक अकाउंट ऑफ बायर एंड सप्लायर डिक्लेयर होना चाहिए टू बोर्ड। ये शर्त थी। अगर ये सारी शर्तें हो रही ट्रांजैक्शन से ज़्यादा है, लिक्विडिटी बिल है, पेमेंट प्रोसेस से की, बिजनेस बैंक अकाउंट की, दोनों के बैंक अकाउंट डिक्लेयर टू बोर्ड भी थे, तो अब इसमें फायदा क्या है? फायदा खरीद से लेता और नुकसान बेच से। फायदा क्या होगा? किसको फायदा होगा? सप्लायर को या बायर को? बायर को। जो रजिस्टर्ड बायर है कैन क्लेम इनपुट ऑन these purchases। और अगर किसी एक शर्त की वायलेशन हो गई तो सजा किसको है? सजा भी बायर को है। रजिस्टर्ड बायर कैन नॉट क्लेम इनपुट ऑन these purchases। तो यानी कि रजिस्टर्ड बायर पर सेक्शन 73 अप्लाई होता है कि नहीं होता? होता है। और देता है अनरजिस्टर्ड पर नहीं होता। नो सेक्शन 73। अपनी बात करेंगे अभी देखो पेपर में कोई भी प्रश्न है कि आपने में कौन सी वायलेशन हो रही है। अगर कंपोजिशन में इंग्लिश शब्द हो रही है तो उसने बोल दिया, देखा जो बोला है वो ठीक है करेंगे। सेक्शन 73 अप्लाई नहीं होता अनरजिस्टर्ड बायर। लेकिन वहां की शर्त क्या है? दो बातें, पेमेंट इन कैश, नंबर 2 सप्लायर शैल डिपॉजिट कैश इनटू हिज बिजनेस अब यहाँ पर फायदा भी सप्लायर को होगा, नुकसान भी सप्लायर को होगा। अगर ये हुआ है तो सप्लायर को फायदा क्या होगा? सप्लायर कैन क्लेम इनपुट ऑन purchases of raw material used in the production of tires sold। जो टायर्स इसको बेचे थे, ये टायर बेचे किसको? अनरजिस्टर्ड। इस टायर पे क्या खरीदा होगा? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल पे क्या माइनस करने की आदत होगी? इनपुट की। अगर दोनों शर्तें पूरी होंगी किसको माइनस करने की आदत होगी? सप्लायर। फायदा भी सप्लायर को, नुकसान भी सप्लायर। नुकसान क्या होगा अगर शर्त पूरी ना हो? सप्लायर कैन नॉट क्लेम इनपुट ऑन purchase of raw material used in the production of tires आप इससे मदद क्या आप कुछ आप इसको देखिए मैं लगती है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
joint and several liability of registered persons in supply chain where tax unpaid. पढ़ते क्या कहता है? कहता है where a registered person receiving a taxable supply, receiving a taxable supply होता क्या है? Buying and selling, buying, purchasing. Where a registered person purchasing a taxable supply from another registered person, एक registered खरीद रहा है किसी दूसरे registered से, is in the knowledge or has reasonable grounds to suspect, या तो confirm है या reasonable grounds to believe है क्या, that some or all of the tax in respect of that या फिर any previous या फिर any subsequent sales would go unpaid. भाई मैं registered buyer हूँ, let's assume M1 registered seller है, अब मैं being a registered buyer, M1 being a registered seller उससे कुछ चीज खरीद रहा हूँ. अब चीज खरीदते वक्त मेरे जहन में चल रहा है कि या तो ये कंफर्म है या मुझे शक है कि ये जो इस पे टैक्स मैं दे रहा हूँ सेलर को, सेलर उसको जमा नहीं कराएगा, सेलर उसको जमा नहीं करेगा. इस ट्रांजैक्शन पे शक है